दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में बहुत बढ़िया खबरें हैं, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। देखिए 2023 का 10वां महीना चालू हो गया है और अब इस साल में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और बहुत सारी बड़ी फिल्मों का रिलीज होना बाकी है। तो अब ऐसा लगता है कि सारे निर्माताओं को अपनी फिल्में इस साल के दिसंबर महीने में ही रिलीज करनी है। तो बस आज की पहली खबर यही है। 1 दिसंबर को 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, रणबीर कपूर की एनिमल और सैम बहादुर। और मेरे ख्याल में ये कभी भी अच्छा नहीं है कि 2 इतनी बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज हों। अब चलो मान लीजिए कि 1 दिसंबर को 2 इतनी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं और उसके आगे 2-3 हफ्ते कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो बात समझ में आती है। लेकिन कमाल ये है कि अगले ही फ्राइडे को यानी कि 8 दिसंबर को फिर 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक फिल्म है कल्लू भाई की वाइफ कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस और दूसरी फिल्म है कियारा एडवाणी के हस्बैंड महाफ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा। चलो मैंने मान लिया कि भाई ये दोनों ही ग्रेड फिल्में हैं और ये कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़े बिजनेस का तो नुकसान करेंगी। अगर इन चारों फिल्मों को अगले 2 हफ्ते खाली मिल जाए तो भी बात समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अगले ही फ्राइडे एक बड़ी इंग्लिश फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कैप्टन मिलर। और भाई साहब ये इतनी बड़ी फिल्म है कि इसकी ओपनिंग योद्धा और मैरी क्रिसमस से ज्यादा होगी। और इससे भी बड़ा कमाल यह है कि अगले ही फ्राइडे यानी कि 22 दिसंबर को साल की 2 सबसे बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक है शाहरुख खान की डंकी और दूसरी है प्रभास की सलार। तो इसका मतलब ये साफ है कि 21 दिसंबर को बाकी की सभी फिल्मों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। किसी भी फिल्म को कोई शो नहीं मिलेगा। सलार और डंकी ही सारे थिएटर्स में दिखाई जाएगी और सारे शोज में दिखाई जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 22 दिसंबर से पहले दिसंबर महीने में फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनका फ्लॉप होना तकरीबन तय हो गया है। उन सभी फिल्मों में से शायद 2 ही फिल्में चल पाएंगी। एक है रणबीर कपूर की एनिमल और दूसरी है इंग्लिश फिल्म कैप्टन मिलर। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि सभी निर्माताओं को दिसंबर में ही फिल्में क्यों रिलीज करनी है। इनमें से कुछ फिल्में 2024 में भी रिलीज हो सकती थी, लेकिन निर्माताओं की क्या मजबूरी है ये तो वही जानते हैं। दोस्तों आज की दूसरी खबर है सन्नी देओल के बारे में। आप सभी को पता है कि गदर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और गदर 2 के बाद सन्नी ने कोई फिल्म साइन नहीं की, लेकिन फाइनली अनाउंसमेंट हो गया है कि सन्नी देओल एक फिल्म कर रहा है जिसके प्रोड्यूसर हैं आमिर खान और जिसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी साहब। संतोषी बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत ही होशियार डायरेक्टर है और संतोषी काफी फिल्में सन्नी देओल के साथ कर चुका है, जैसे कि घायल, दामिनी वगैरह। तो संतोषी जी और सन्नी देओल दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और फिल्म का नाम है 1947 लाहौर, यानी कि इस फिल्म में इंडिया पाकिस्तान का भी तड़का है। और यह सन्नी देओल का बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि जो गदर 2 चली है वो सिर्फ इसी बात पर चली है कि उसमें इंडिया पाकिस्तान का तड़का है। अगर इंडिया पाकिस्तान का तड़का नहीं होता तो वो फिल्म एक शो भी नहीं चलती। तो 1947 लाहौर में सन्नी देओल पाकिस्तान की जितनी ज्यादा मां बहन करेगा वो फिल्म उतनी बड़ी हिट होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म के निर्माता आमिर खान है, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी साहब है, तो सारे ही बड़े नाम जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को पहले ही दिन से बहुत बड़ी हाइप मिल चुकी है। तो सभी पहलुओं पर नजर मारने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म चल सकती है, ये फिल्म हिट हो सकती है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म सावरकर का प्रोजेक्ट कैसे बना। और भाई साहब ये प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद अगर आप हंसते हंसते लोटपोट ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। देखिए फिल्म सावरकर के 2 प्रोड्यूसर हैं। फिल्म सावरकर शुरू की थी निर्माता संदीप सिंह और निर्माता आनंद पंडित जी ने। इस फिल्म का डायरेक्टर था महेश मंजरेकर और हीरो था रणदीप हुड्डा। इस फिल्म का बजट तय हुआ था 18 करोड़ रुपए। 9 करोड़ रुपए आनंद पंडित ने लगाने थे और 9 करोड़ रुपए संदीप सिंह ने लगाने थे। बड़ी ही धूमधाम के साथ फिल्म की शूटिंग चालू हुई और शूटिंग चालू होने के कुछ दिनों के बाद ही महेश मंजरेकर और रणदीप हुड्डा में झगड़े होने लगे। मंजरेकर ने एक इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को और उसमें बताया है कि रणदीप हुड्डा मंजरेकर को बताने लगा था कि शॉट कैसे लगेगा, डायरेक्शन कैसे होता है, कॉस्ट्यूम क्या होगी, क्या लोकेशन होगा और रणदीप हुड्डा कैसे एक्टिंग करेगा। आप सभी जानते हैं कि महेश मंजरेकर एक पुराना और सीनियर डायरेक्टर है। अगर उसको उसका एक्टर बताएगा कि डायरेक्शन कैसा होगा तो वो उस बात को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और वही हुआ। रणदीप की इन हरकतों के बाद मंजरेकर ने कहा कि भाई साहब मैं इस फिल्म का डायरेक्शन नहीं करूंगा, मैं इस फिल्म को छोड़ रहा हूं। फिल्म के निर्माता बेचारे क्या करते, उन्होंने कहा भाई ठीक है
तो महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को छोड़ दिया। इसके बाद रणदीप ने कहा कि भाई साहब मैं इस फिल्म का डायरेक्शन खुद ही कर लेता हूं। एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो निर्माताओं ने कहा ठीक है भाई आप ही डायरेक्शन कर लो। तो अब रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म का डायरेक्शन शुरू किया। रणदीप ने कुछ दिनों तक तो शूटिंग ठीक ठाक की, उसके बाद बहुत सारे लोगों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों को भगाना शुरू कर दिया। उस वक्त तक निर्माता आनंद पंडित साहब अपने हिस्से के पैसे लगा चुके थे, यानी कि वो 9 करोड़ के बजाय तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगा चुके थे। अब पैसा लगाना था संदीप सिंह ने, लेकिन संदीप सिंह का यह कहना है कि क्योंकि रणदीप हुड्डा ने बहुत सारे लोगों को फिल्म से निकाल दिया था, भगा दिया था, और यही वजह थी कि संदीप ने रणदीप से कहा कि भाई मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मुझे यह फिल्म नहीं बनानी, इस फिल्म को बंद कर देते हैं। अब बेचारे रणदीप हुड्डा को बड़ी मुश्किल से तो एक फिल्म मिली थी एज ए हीरो, अगर वो भी बंद हो जाए तो रणदीप करे क्या? तो रणदीप ने एक नोएडा के बिल्डर को फंसाया और उसको कहा कि देखो भाई साहब मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन ये तो मेरे सामने पानी भरते हैं, कुछ है ही नहीं मेरे सामने। भाई मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं कि अमेज़न वाले, नेटफ्लिक्स वाले, जियो वाले मेरे घर पर बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, भाई हमारी एक वेब सीरीज कर लो, लेकिन मैं करता नहीं हूं क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। बात समझो आप। और भाई साहब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहा हूं, ऐसी ऑफर दे रहा हूं कि आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाओगे, और भाई साहब आपको 10-20 करोड़ रुपए का फायदा तो ऐसे ही हो जाएगा। भाई मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम है सावरकर, उसमें 10 करोड़ रुपए लग चुके हैं, अब मुझे आगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए और चाहिए इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। तो रणदीप हुड्डा ने बिल्डर से कहा कि देखो भाई वैसे तो मैं किसी को भी बोल सकता हूं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जियो को, अमेज़न को, नेटफ्लिक्स को, कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं जो ये प्रॉफिट है ये उनको नहीं देना चाहता। आप मेरे भाई हो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म को प्रोड्यूस करें और आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाए, आपका दुनिया में नाम हो जाए। और रणदीप दिल ही दिल में ये कह रहा होगा कि भाई साहब कोई और तो मुझे फंसेगा नहीं, मुझे मामा सिर्फ आपको ही बनाना है, आपको ही काटना है, क्योंकि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो तो बहुत सियाने हैं, उनको तो पता है मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं, तो वो तो मुझे एक कौड़ी भी देने वाले नहीं है। मेरे हत्थे अगर कोई चढ़ेगा तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो बस। अच्छा वो बेचारा नॉर्थ इंडियन नोएडा का बिल्डर, तो उसके लिए तो रणदीप हुड्डा बहुत बड़ा सुपरस्टार, और अगर रणदीप उससे कुछ कह रहा है तो उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई। भाई रणदीप भाई ने मुझे ये कहा है, कोई मजाक थोड़ा ही है। इस बिल्डर का नाम है योगेश। योगेश भाई ने बोला कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं, 18 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूं, आप फिल्म कंप्लीट कीजिए। योगेश भाई ने 18 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म को कंप्लीट करा दिया। अब आप याद कीजिए फिल्म जब शुरू हुई थी तब बजट था 18 करोड़ रुपए, लेकिन इसके बाद फिल्म का बजट हो गया तकरीबन 28 करोड़। अब ये बेचारा प्रोड्यूसर नया आदमी है, बिल्डर आदमी है, इसको क्या पता कि भाई बॉलीवुड का क्या सिस्टम है, किस तरह से कोई किसी फिल्म का प्रोड्यूसर बनता है। तो इस बेचारे को तो इतना ही पता था कि भाई पैसे इसने लगाए हैं तो फिल्म इसकी हो गई, ये निर्माता बन गया। जबकि हकीकत यह है कि उस फिल्म का निर्माता आज भी आनंद पंडित ही है जिसने उस फिल्म को शुरू किया था। तो रणदीप ने एक नोटिस निकाला कि भाई मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, मैं इस फिल्म को रिलीज करने जा रहा हूं, मैं इस फिल्म को बेच सकता हूं, जबकि लीगली उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आनंद पंडित साहब। इस नोटिस के बाद आनंद भाई चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि भाई इस फिल्म के निर्माता आनंद पंडित है, रणदीप हुड्डा नहीं है या कोई दूसरा तीसरा नहीं है, किसने पैसे लगाए हैं ये उसकी प्रॉब्लम है। तो अदालत के मुताबिक अब इस फिल्म का लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस ये है कि इस फिल्म का निर्माता आनंद पंडित है, वही इस फिल्म को बेच सकता है, वही इस फिल्म को रिलीज कर सकता है, कोई दूसरा आदमी ना इसे बेच सकता ना रिलीज कर सकता। अच्छा कमाल यह है हाई कोर्ट में रणदीप हुड्डा के वकील ने भी यह मान लिया कि हां सर हम इस फिल्म के निर्माता नहीं हैं, इस फिल्म के निर्माता आनंद पंडित साहब ही हैं और वही इस फिल्म को बेच सकते हैं, वही रिलीज कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बेचारा नोएडा का बिल्डर है उसको कुछ नहीं पता। उसको रणदीप हुड्डा बता रहा है कि देखो भाई इस फिल्म के 20-22 करोड़ रुपए के तो मैं सिर्फ डिजिटल राइट्स ही बेच दूंगा जी को, और फिर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो यह फिल्म बिजनेस करेगी कम से कम 70-75 करोड़ रुपए का तो करेगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। तो भाई साहब आपके तो वारे न्यारे हो चुके हैं, आपको तो 20-25 करोड़ रुपए प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाना है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। और जैसे कि मैंने कहा कि योगेश भाई तो बेचारे नए आदमी हैं, उनको क्या पता कि भाई रणदीप सही कह रहा है या गलत कह रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 8 से 10 करोड़ रुपए में मैक्सिमम बिक सकते हैं, उसके ऊपर तो बिक ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर
अगर ये फिल्म 28 करोड़ में बनी है और 12 करोड़ रुपए का पीएनए लगेगा तो फिल्म हो गई 40 करोड़ की। अगर 10 करोड़ रुपए में डिजिटल राइट्स बिकते हैं तो आगे बच गए 30 करोड़ रुपए, और थिएटर से मैक्सिमम शेयर आ सकता है 5 करोड़ रुपए का, यानी कि आगे बच गए 25 करोड़ रुपए। तो ये जो बाकी के 25 करोड़ रुपए है ये नुकसान समझिए। और नुकसान किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ योगेश भाई का, जो इस फिल्म के फाइनेंसर हैं। क्योंकि आनंद पंडित साहब के जो 10 करोड़ रुपए लगे हैं वो तो पहले वो 10 करोड़ रुपए लेंगे तभी फिल्म को रिलीज होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। ये आनंद पंडित साहब का बड़प्पन होगा अगर वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए लेकर ही मान जाए, वो ब्याज ना मांगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रणदीप हुड्डा ने योगेश भाई को यह भी बता दिया है कि देखो भाई, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी लाल रंग, और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी भाई साहब, पूरे नॉर्थ इंडिया ने ट्रॉली भर भर के उस फिल्म को देखा था, तो अब इसका पार्ट 2 बनाएंगे। और जब हम इस फिल्म का पार्ट 2 बनाएंगे तो भाई साहब ये फिल्म बिजनेस करेगी नॉर्थ इंडिया में ही कम से कम 100 करोड़ रुपए का। और भाई साहब इस फिल्म के बाद आपको प्रॉफिट हो जाएगा कम से कम 30-40 करोड़ रुपए का। और मतलब आपके तो मजे ही मजे हैं मेरे साथ जुड़कर। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लाल रंग फिल्म एक बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म थी। जिस निर्माता ने उस फिल्म को बनाया था वो बॉम्बे छोड़ के भाग गया है। और अगर लाल रंग 2 बनती है तो उसको कुत्ता भी नहीं देखने जाएगा। भाई साहब पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, रणदीप हुड्डा का ड्राइवर, नाई, कसाई भी, धोबी भी उस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। लेकिन योगेश भाई को बेचारे को पूरा यकीन है कि जो रणदीप हुड्डा कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और ये 2 फिल्में बनाने के बाद वो बहुत बड़ा निर्माता बन जाएगा। भाई साहब उसकी तो तूती बोलेगी। जबकि हकीकत यह है कि इन 2 फिल्मों में कम से कम वो लुटाएगा 50 करोड़ रुपए, और वो बेचारा प्लेन में बैठकर मुंबई आया होगा, तो जब जाएगा ट्रेन में बैठकर वापस जाएगा, और 50 करोड़ रुपए लुटाने के बाद फिर कभी जिंदगी में मुंबई का नाम नहीं लेगा। तो एक्चुअली बॉलीवुड वाले इस तरह से नए लोगों को मामा बनाते हैं, इस तरह से नए लोगों को फंसाते हैं। उन नए लोगों को बेचारों को कुछ पता तो होता नहीं, वो तो मतलब ये मानते हैं कि भाई जो एक्टर कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, ये एक्टर तो उनको बिलियनर बना देगा। उनकी बेचारों की समझ में ये नहीं आता कि भाई अगर इतना फायदा होने वाला है तो बॉलीवुड का कोई पुराना प्रोड्यूसर उसके साथ काम क्यों नहीं कर रहा है, वो उस नए आदमी के पास क्यों जा रहा है। तो जितने भी नए लोग फिल्में बनाना चाहते हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप लोगों का ये काम नहीं है, आप लोगों को इस बिजनेस का ABCD नहीं पता है। अगर आप बॉलीवुड में आओगे तो सिर्फ और सिर्फ लुटकर ही जाओगे, कोई तरीका नहीं है कि आप कामयाब हो जाओ। क्योंकि यहां इतने बड़े बड़े चीटर बैठे हुए हैं भाई साहब कि दुनिया भर के चीटर इनके सामने 5% भी नहीं है। बात समझ रहे हो ना? मैं आप सभी नए निर्माताओं को बताना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो लीगल गुंडे हैं, उनका आप कानूनन भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपने उनको पैसा दे दिया, बात खत्म, फिर जिंदगी में आपका पैसा वापस नहीं आ सकता। आप ये मेरी बात मान लीजिए। दोस्तों आज की चौथी खबर भी एक ऐसे ही नए प्रोड्यूसर के बारे में है जिसका नाम है प्रदीप रंगवानी। ये बंदा है दुबई से। प्रदीप साहब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी निर्माता बॉलीवुड में आता है वो ये सोचकर आता है कि बॉलीवुड वालों को कुछ करना नहीं आता, बॉलीवुड वालों को फिल्में बनानी नहीं आती। अब वो बॉलीवुड वालों को सिखाएगा कि फिल्में कैसे बनती हैं। वो बॉलीवुड वालों को बताएगा कि देखो तुम लोग सब बेवकूफ है, मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं कि कैसे फिल्म बनती है। तो अब आप सारे बॉलीवुड वाले मेरे पास आओ, मुझसे पूछो कि किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। जब 2005 में मैंने आकर अपनी पहली फिल्म बनाई, मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जाहिर सी बात है निर्माता प्रदीप रंगवानी साहब भी जब दुबई से मुंबई आए तो यही सोचकर आए थे कि भाई अब वो बॉलीवुड को बताएंगे कि फिल्में कैसे बनती हैं। प्रदीप जैसे ही मुंबई आया कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गया, उनको पता चल गया भाई एक नया बकरा बॉलीवुड में आ चुका है। तो प्रदीप ने एक फिल्म बनाई अरबाज खान के साथ, और उस फिल्म में प्रदीप का नुकसान हुआ सिर्फ 16 करोड़ रुपए का। कितना भाई साहब? सिर्फ 16 करोड़ रुपए का, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़े से पैसे हैं। और उस फिल्म के रिलीज होने तक ये पूरे बॉलीवुड को पता चल ही गया था कि भाई एक नया बकरा आया है, तो जो जो फंसा सकता है वो फंसा लो। तो एक डायरेक्टर है इशरत खान साहब, जो कभी अनीस बज़मी साहब के एसोसिएट हुआ करते थे, उनके हत्थे प्रदीप साहब कहीं चढ़ गए। तो इशरत ने प्रदीप को एक कहानी सुनाया, उनको बताया कि देखो भाई ये कमाल की फिल्म है, अगर आपने ये फिल्म बना दी तो भाई साहब इस फिल्म के लिए आपको मिलेगा ऑस्कर और आप रातों रात बॉलीवुड में छा जाओगे। अब इशरत ने 5-6 करोड़ रुपए लगाकर उस फिल्म को बना दिया संजय मिश्रा के साथ। संजय मिश्रा भी बहुत चालू आदमी है, बॉलीवुड का पुराना चावल है। संजय मिश्रा हर साल कम से कम 10-12 निर्माताओं को फंसाता ही रहता है। भाई साहब इसको कैसे मिलते हैं, इसके हत्थे कैसे
ये निर्माता चढ़ते हैं आज तक मेरी समझ में नहीं आया। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया भर में फिल्म फेस्टिवल्स होते ही रहते हैं, जहां फिल्में दिखाई जाती हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, और जिनको अवार्ड्स मिलते हैं वो अपने आप को दुनिया के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक मानने लगते हैं। हालांकि इन अवार्ड्स का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक को पड़ी नहीं है कि किस फिल्म को कितने अवार्ड्स मिले हैं। फिल्म अच्छी होती है, पब्लिक को पसंद आती है तो पब्लिक देखती है, नहीं तो नहीं देखती। तो इशरत ने संजय मिश्रा की इस फिल्म को भी 2-4 अवार्ड्स यहां वहां से दिलवा दिए। इससे फायदा यह हुआ कि जो इसके निर्माता है प्रदीप, उनको यह यकीन हो गया कि उनकी फिल्म बहुत कमाल की है और अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो भाई साहब तहलका मचा देगी, पठान जवान सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो अब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जा रहा है और पीएनए पे कम से कम 3 करोड़ रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर 6 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी और 3 करोड़ रुपए पीएनए के लगेंगे तो हो गए 9 करोड़ रुपए। थिएटर से क्या आएगा? 2 रुपए भी वापस नहीं आएंगे। तो इसमें टोटल नुकसान कितना होगा? 9 करोड़ का। यानी कि 16 करोड़ का नुकसान पहले हुआ था, 9 करोड़ का नुकसान ये होगा। टोटल नुकसान कितना हो गया भाई साहब? 25 करोड़ रुपए का। अच्छा, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है अमित साध। इसी दौरान कहीं प्रदीप अमित को मिल गया। अमित ने बोला भाई साहब मुर्गा मिल गया, इसको तो हलाल करना जरूरी है, पक्का है। अमित ने अपनी चक्री घुमाई और प्रदीप को अंदर कर लिया और अमित ने एक वेब सीरीज चालू करा दी जिसमें अमित है और ईशा देओल है। और अमित ने प्रदीप से बताया कि भाई साहब मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, बहुत बड़ा, मतलब शाहरुख खान, आमिर खान मेरे सामने कुछ है ही नहीं भाई साहब, और मेरे साथ अगर आप वेब सीरीज बनाओगे ना तो भाई साहब आप तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाओगे, रातों रात आप बिलियनर बन जाओगे। तो प्रदीप ने उस वेब सीरीज पे लगा दिए 12 करोड़ रुपए, लेकिन इस यकीन के साथ कि अमित उस वेब सीरीज को जी को बिकवा देगा या हॉटस्टार को बिकवा देगा, अमेज़न को, नेटफ्लिक्स को, किसी ना किसी को बिकवा देगा, क्योंकि अमित ने ये प्रॉमिस किया था। अब जाहिर सी बात है अमित बेचारा इतना बड़ा सुपरस्टार तो है नहीं कि भाई उसकी बॉलीवुड में इतनी हैसियत है कि वो किसी को कह दे कि उसकी वेब सीरीज खरीद लो। तो उसने तो बेचारे ने अपनी वेब सीरीज चालू कराने के लिए झूठ ही बोला होगा, सच्चाई तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसका रिजल्ट ये है कि वो वेब सीरीज आधी बनकर पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही और जाहिर सी बात है ना कभी बिकेगी। लेकिन प्रदीप भाई के उसमें 12-13 करोड़ रुपए लग चुके हैं और अमित अब प्रदीप से कह रहा है कि देखो भाई आप 12-13 करोड़ रुपए और लगा दो, इस वेब सीरीज को कंप्लीट करा दो, और अगर आपने कंप्लीट करा दिया तो भाई साहब 40-50 करोड़ रुपए में तो मैं इसको कहीं ऐसे ही बेच ही दूंगा, क्योंकि माल अधूरा है इसलिए नहीं ये बिक रही। बात को समझो आप मेरी। अब भले ही प्रदीप साहब आज उसमें पैसे लगाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद पैसे लगा ही देंगे, उसको कंप्लीट कर ही देंगे, तो समझ लो उसमें लगेंगे 25 करोड़ रुपए। और ये वेब सीरीज एक गटर की तरह है, उस पे जितने भी पैसे खर्च कर लो वापस तो कुछ आना नहीं, तो 25 करोड़ रुपए जाएंगे वो। तो प्रदीप भाई का 25 करोड़ का नुकसान हो चुका पहले, 25 करोड़ का नुकसान होगा आगे, तो हो गया 50 करोड़ रुपए। अब दुनिया का कोई कितना भी अमीर आदमी हो भाई साहब, जब उसके 50 करोड़ रुपए चले जाते हैं ना तो फिर वो मुंबई का नाम नहीं लेता। तो होगा यही कि जिस दिन प्रदीप भाई के 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा फिर वो बॉलीवुड को दिन भर गालियां दिया करेंगे और फिर कभी जिंदगी में बॉलीवुड में वापस नहीं आएंगे। तो ये दूसरा एग्जांपल है कि बॉलीवुड वाले बाहर के निर्माताओं को कैसे फंसाते हैं, कैसे उनको मामा बनाते हैं, कैसे उनका बकरा बनाते हैं। तो मैं बाहर से आने वाले निर्माताओं से फिर कहता हूं कि भाई साहब आप लोगों की बॉलीवुड में कोई हैसियत नहीं है, कोई जगह नहीं है, आप बॉलीवुड वालों के चक्करों में मत पड़ो। अगर इनके चक्कर में आप पड़ोगे तो भाई साहब आपका सड़क पे आना तय है, गारंटी है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बेचारा बुढ़ऊ ऐसा हो गया है कि उसको देखकर ऐसा लगता है यार ये एक्टर कैसे हो सकता है। बुढ़ऊ साहब इसी बीच दिल्ली पहुंच गए, वहां किसी की बर्थडे पार्टी थी और उसमें डांस करने गए। जाहिर सी बात है पैसे लिए थे तो डांस तो करना ही पड़ेगा, और वो डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब जितने लोग भी उस वीडियो को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब आपकी हालत ये हो गई है, आप इतने बूढ़े हो गए हो, तो आप ऐसी पार्टियों में डांस क्यों कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बुढ़ऊ अच्छी हालत में नहीं है, बहुत बुरा दिख रहा है, पता नहीं कैसा मोटा हो गया है एकदम। और मेरे ख्याल में अब बुढ़ऊ को पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए, चुपचाप घर बैठना चाहिए, चुपचाप से शूटिंग करनी चाहिए और चुपचाप से वीएफएक्स में बढ़िया सा बनकर पर्दे पर आना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता ही ना चले कि रियल लाइफ में कैसा है। दोस्तों आज की 6ठी खबर है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है प्रियंका हॉलीवुड में रहती है और वहां एक बहुत फेमस सिंगर से शादी की है, लेकिन जो प्रियंका का जेठ है यानी प्रियंका के हस्बैंड का जो बड़ा भाई है उसका डिवोर्स हो गया है, और इस तलाक के लिए दुनिया भर
का मीडिया प्रियंका को ब्लेम कर रहा है। मीडिया का यह कहना है कि उन दोनों का डिवोर्स हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की वजह से। प्रियंका ने ही उन दोनों के बीच आग लगाई थी। भाई साहब, आप लोग मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा यकीन है कि प्रियंका ने ऐसा किया होगा, क्योंकि भाई मैं तो पहले से ही जानता हूं कि प्रियंका बहुत पहुंची हुई लड़की है भाई, मतलब छोटी मोटी नहीं है भाई साहब। वो उसको पता है कहां कौन सा खेल खेलना है, मतलब बरेली से अमेरिका तक पहुंच गई लड़की, मामूली बात थोड़ा है भाई साहब। दोस्तों, आज की छठी खबर है फिल्म एनिमल, सलार और डंकी के झगड़े के बारे में। अब तक तो आपने सुना होगा कि भाई सलार वर्सेस डंकी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एनिमल एंड सलार वर्सेस डंकी है। एक्चुअली बॉलीवुड में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अलग अलग फिल्मों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलीज करते हैं। तो डंकी को रिलीज कर रहे हैं जयंतीलाल गाड़ा साहब और सलार और एनिमल को रिलीज कर रहे हैं अनिल थडानी साहब। आप सभी को पता है कि डंकी और सलार दोनों फिल्में एक दिन रिलीज हो रही हैं, लेकिन एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। अब अनिल थडानी सभी सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर से कह रहा है कि भाई साहब, अगर आपको एनिमल चाहिए तो आपको सलार भी लगानी पड़ेगी, डंकी नहीं लगाएंगे आप। लेकिन जो थिएटर ओनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हम एनिमल लगाएंगे और डंकी लगाएंगे, हम सलार नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब डंकी रिलीज हो रही है तो फिर हम डंकी को छोड़ के कोई और फिल्म अपने थिएटर में नहीं चलाएंगे। और अनिल का यह कहना है कि ठीक है भाई, फिर आप डंकी चलाओ, मैं आपको ना ही एनिमल दूंगा ना ही सलार दूंगा। लेकिन शाहरुख खान साहब बिल्कुल अपने घर चिल कर रहे हैं और उन्होंने सभी थिएटर ओनर से कह दिया है कि देखो भाई, अगर आप डंकी चलाओगे तभी आगे मेरी फिल्में आपको मिलेंगी। जो थिएटर ओनर डंकी नहीं लगाएगा, सलार लगाएगा, उसको फिर कभी भी जिंदगी में शाहरुख खान की फिल्म चलाने को नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस रेस को एसआरके ही जीतेगा। जो थिएटर ओनर्स हैं वो डंकी ही चलाएंगे, वो सलार नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सलार को बहुत कम स्क्रीन्स मिलेंगे और इसीलिए सलार का बिजनेस बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। सलार किसी भी तरह डंकी को टक्कर दे ही नहीं पाएगी। आज की 8वीं खबर है निर्माता मोहन नादर साहब के बारे में। इन्होंने रणदीप हुड्डा के साथ 3 साल पहले एक फिल्म बनाई थी जिसपे लगाए थे तकरीबन 7 करोड़ रुपए, और मोहन साहब पिछले 3 साल से उस फिल्म को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मोहन साहब ये कह रहे हैं कि देखो भाई, रणदीप हुड्डा बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो 30-30, 40-40 करोड़ की फिल्में बना रहा है, तो मेरी फिल्म भी कोई ले लो यार, मुझे 5 करोड़ रुपए ही दे दो। लेकिन कोई भी उस फिल्म को 5 करोड़ में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली आज की तारीख में नवाजुद्दीन और रणदीप हुड्डा की हालत यह है कि इनकी फिल्में कबाड़ी रद्दी के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी ये नए नए निर्माताओं को फंसाते रहते हैं, उनको मामा बनाते रहते हैं और ये हीरो बने बैठे हैं। ये उनसे पैसे लेते रहते हैं, उनके पैसे बर्बाद करते रहते हैं और फिल्में बनाते रहते हैं। आज की 9th खबर है अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज के बारे में, जो इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत बढ़िया था और जो इसके गाने रिलीज हुए हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। और आज की तारीख में इस फिल्म की ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, पब्लिक में इस फिल्म को देखने का क्रेज है। तो मेरे ख्याल में जब ये फिल्म आने वाले फ्राइडे को रिलीज होगी तो बहुत ही बढ़िया ओपनिंग लेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड 2 के बाद अक्षय कुमार की ये फिल्म भी हिट होने वाली है। 2 दिन पहले इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है और उसको सुनकर मजा ही आ गया भाई साहब, क्या जबरदस्त गाना है। और सिंगर विशाल मिश्रा ने क्या गाया है यार, ये लड़का आज की तारीख में बहुत बड़ा सिंगर है। इसका हर एक गाना भाई साहब सुपर हिट हो रहा है। मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू। ये गाना सुन के मजा आ गया। विशाल भाई क्या गाया है यार। और कमाल ये है कि विशाल मिश्रा की आवाज हर गाने में अलग है, वो हर गाने को अलग तरीके से गाता है। यही वजह है कि उसका गाना सुनने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।